आज गुफ्तगू का आगाज 3 इंतहाई दिलचस्प और हैरान कुन खबरों से करेंगे। मेरा ख्याल है इन खबरों का आपको पहले पता नहीं होगा। खबर क्या है? खबर यह है कि जो आईपीपीज हमारे गले पड़े हुए हैं और जिनको अरबों रुपया हम कैपेसिटी चार्जेस में देते हैं, मैंने आपको कई दफा बताया है कि आप एक यूनिट जलाते हैं लेकिन आपको 3 यूनिटों के पैसे देने पड़ते हैं। वो आईपीपीज हैं किसके, ये आज आपके सामने रखना है। ये खबर है मोहतरम इसार राना की, बहुत जबरदस्त सहाफी हैं। ये कहते हैं कि शरीफ खानदान के 28 आईपीपीज हैं। 28। मुस्लिम लीग नून के दीगर लीडरान के 16 आईपीपीज हैं। आसिफ अली जरदारी के 16 आईपीपीज हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के दीगर लीडरान के 9 आईपीपीज हैं। बात खत्म हो गई। ये लोग अरबों रुपए ले रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में। वही अन्ना वंडे रेवड़ियां ते वाल वाल के आपड़ियों को, उधर वो जो सरकारी तनख्वाहें हैं, अलाउंसेज हैं, जहाज हैं, वो अपनी जगह और ये खांचे अपनी जगह। दूसरी खबर सुने। दूसरी खबर यह है कि इस वक्त यानी जो खित्ता है, हमारा खित्ता है, उसमें पहले नंबर पे है इंडिया। इंडिया की जो मंथली इनकम है एक बंदे की, यानी एक बंदे की जो माहाना औसत आमदन है इंडिया की है 1,72,308 रुपए। कितनी? 1,72,308 रुपए। और बिजली का यूनिट है 2.30 रुपए। 2.30। दूसरे नंबर पे है बांग्लादेश। शुक्र है आजाद हुए थे। 45,506 रुपए मंथली इनकम है। और पेट्रोल बिजली का यूनिट है 2.25 रुपए। ठीक हो गया जी। तीसरे नंबर पे है अफगानिस्तान। इसकी मंथली इनकम है बंदे की 9,908 रुपए और बिजली का यूनिट है 11.70 रुपए का। ईरान, आप देख रहे हैं क्या हाल है ईरान का, और जरा गौर करें, 1,02,733 रुपए मंथली इनकम है। 1,02,733 और जो बिजली का यूनिट है वो है 8.90 रुपए। 8.90। उसके बाद आता है जी पाकिस्तान। पाकिस्तान की मंथली औसत आमदन कितनी है? 37,289। 37,289 मंथली इनकम है और बिजली का यूनिट है 53.20 रुपए। 53 रुपए का यूनिट और आमदन 37,289। और ईरान की आमदन 1,02,733। इंडिया की 1,72,308। ये हो रहा है हमारे साथ। अभी यहां पे बस नहीं है, अब इसी के साथ अगली खबर सुने। अली परवेज मलिक, ये परवेज मलिक के बेटे हैं और जो है वो पेट्रोलियम के वजीर हैं। इन्होंने नेशनल टीवी पे इंकशाफ किया है कि एक दिन का पेट्रोल या डीजल सरकारी तौर पे हमारे पास रिजर्व नहीं है। एक दिन का नहीं है। जो भी पेट्रोल और डीजल है ना, तो वो पंपों के पास है, कमर्शियल पंपों पर। हमारे पास सरकारी नहीं है। ये है 78 साल की मेहनत का नतीजा। यानी खुदा न खास्ता आज जंग लग जाए, जंग लंबी हो जाए, सरकारी तौर पे कोई जखीरा नहीं है। अच्छा, अब हल क्या निकाला है? असल बात यह है कि अब हुकूमत जो है वो अलहदा पेट्रोल पे 10 रुपए की लेवी लगाने जा रही है अगले महीने से। उन 10 रुपयों को क्या होगा, वो हम 2 साल में 600 अरब इकट्ठे करेंगे। 2 साल में या 3 साल में 600 अरब इकट्ठे करेंगे और उसके बाद तेल को जखीरा करने की जगह बनाएंगे।
ये और 600 अरब, वो 11 अरब का जहाज, फिर 20 अरब का जहाज, फिर सर्जरियां, फिर वो प्रोटोकॉल्स, 10 रुपए। और जब आपको पता है कि 10 रुपए लग गए तो उसमें लग जाना है, उसने कोई बात नहीं, चाहे ये जखायर बनाए जो भी बनाए, 600 अरब रुपए इकट्ठा करना है आपकी जेब से। और ये 10 रुपए हम लेवी लगाने जा रहे हैं। राना सनौल्लाह कहते हैं कि लेवी और टैक्स ये पहाड़ों पर और नालों पर लगाएं, लोगों पे लगाएंगे तो मुल्क चलेगा। ये मुल्क चल रहा है। 600 अरब रुपए के लिए तैयार हो जाए और 10 रुपए परमानेंट लेवी का इजाफा होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 29 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन है बुध का। आपके सामने कुछ ताज़ा तरीन खबरें रखी। एक जो हमारा सिलसिला है इबरत पकड़ने का और डॉट कनेक्टिंग का, वो आपके सामने रखना है। आज बहुत दिलचस्प है, आपने इसको समाप्त करना है और फिर उसके बाद थोड़ी सी खबरें डिस्कस करेंगे। किस्सा क्या है? किस्सा जो है यूं है कि लाश जूतों और कपड़ों से पहचानी गई, यानी लोगों ने जूते पहचान लिए, लाश के और कपड़े पहचान लिए। स्याह रंग के बूट की आबोताब अभी तक बाकी थी। तलवे के एक कोने में मगरमच्छ की तस्वीर भी मौजूद थी और बिकल या बकल की सुनहरी निकल भी कायम थी। वो जो जूते पे लगा होता है बकल, कंपनी का दावा सच निकला। जूतों की शान और शौकत 30 वर्ष बाद भी कायम रही। स्विट्जरलैंड की कंपनी दुनिया के सिर्फ 1000 खानदानों के लिए जूते बनाती थी। जूतों के तलवे न्यूजीलैंड की गाय के चमड़े से बनाए जाते थे। तलवे न्यूजीलैंड की गाय, ये सुनहरी चमड़े और नीले सींगों वाली गाय है, ठीक है जी। और दुनिया के किसी दूसरे खित्ते में गाय की ये किस्म नहीं मिलती, सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलती है। जूते की जो टो थी जूते की, ब्राजील के मगरमच्छों की जिल्द से बनाई जाती है। टो यानी वो जो अंगूठे वाला हिस्सा होता है, ब्राजील के मगरमच्छों की जिल्द से बनाई जाती है। जूते का जो अड्डा, यानी जूते का जो अड्डा, वो नीचे वाली अड्डी अफ्रीका के स्याह हाथियों के कानों के चमड़े से तैयार किया जाता था और जूते के अंदर हिरन के नरम चमड़े की तह चिपकाई जाती थी। ये इतने जानवर एक जूते के जोड़े के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और पीछे रह गया धागा। तो इन जूतों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होने वाले धागे इस्तेमाल किए जाते थे। कंपनी का दावा था 50 वर्ष तक जूते की पॉलिश खराब नहीं होती, जबकि मिट्टी में दफन होने के 100 साल बाद तक जूते की आबोताब बरकरार रहती है। ये कंपनी का दावा था। अफगानिस्तान का बादशाह जाहिर शाह इस कंपनी का मेंबर था। जाहिर शाह जला वतन हुआ तो सरदार दाऊद ने उस कंपनी की मेंबरशिप ले ली और उसके बाद उसने हमेशा उस कंपनी का जूता इस्तेमाल किया, यहां तक कि जब 1978 को उसे खानदान के साथ कत्ल कर दिया गया और कत्ल के बाद उसकी लाश जीप के साथ बांधकर काबुल शहर में घसीटी गई, तो उस वक्त भी उसने यही जूता पहन रखा था। वो एक बदकिस्मत हुक्मरान था। उसे मरने के बाद गुस्ल, कफन और जनाजा नसीब नहीं हुआ था। लोगों ने 2 बड़ी बड़ी कब्रें खोदी थी और उसे उसके खानदान के 30 अफराद के साथ उनमें से किसी एक कब्र में दफन कर दिया था।
उसके खानदान के किसी फर्द का जनाजा नहीं पड़ा गया था। वो 30 वर्ष तक इस कब्र में पड़ा रहा, लेकिन 26 जून 2008 को एक इत्तफाकी खुदाई के दौरान ये दोनों कब्रें दरियाफ्त हुई और यूं जूतों के बायस उसकी लाश शनाख्त कर ली गई। ये जूतों के जरिए शनाख्त होने वाली दुनिया की पहली लाश थी और दुनिया को पहली बार जूतों ने बताया कि उनका मालिक जनरल सरदार मोहम्मद दाऊद खान था। सरदार मोहम्मद दाऊद खान अफगानिस्तान के शाही खानदान मोहम्मद जई से ताल्लुक रखता था। वो 18 जुलाई 1909 को पैदा हुआ। उसने इब्तिदाई तालीम जलीली स्कूल काबुल, सानवी तालीम अमीनिया कॉलेज और आला तालीम फ्रांस से हासिल की। वो सेंट क्राय मिलिट्री एकेडमी का ग्रेजुएट था। उसने वापसी पर अफगान फौज ज्वाइन की और 24 वर्ष की उम्र में मेजर जनरल बना दिया गया। वो 1932 में महज 25 साल की उम्र में सूबा नंगरहार का जीओसी बन गया। 1935 में वो कंधार का जीओसी बना और इसी साल उसे लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रोमोट कर दिया गया। उसके पास रिकॉर्ड था कि वो दुनिया का कम उम्र तरीन लेफ्टिनेंट जनरल था। 1940 में उसे यूनिफॉर्म के साथ वजीर दिफा बना दिया गया। वो पेरिस, बर्न और ब्रसल्स के लिए सफीर भी बनाया गया और इसी दौरान अफगानिस्तान के बादशाह मोहम्मद जाहिर शाह ने उसे अपनी हमशीरा शहजादी जैनब का रिश्ता भी दे दिया। वो 1952 में शाह के जाती एलची की हैसियत से सोवियत यूनियन के सदर जोसेफ स्टालिन की तदफीन के लिए मॉस्को गया और यहां से उसकी जिंदगी का दूसरा दौर शुरू हुआ। वो रूसी हुक्मरानों और केजीबी का मंजूर नजर बना और उसने उसकी पुष्टपनाही का आगाज कर दिया। सितंबर 1993 को शाह ने उसे अफगानिस्तान का वजीर आजम बना दिया। वो दुनिया का यूनिफॉर्म में पहला वजीर आजम था। अब दूसरे वजीर आजम हमारे जनरल आसिम मुनीर हैं जो यूनिफॉर्म में वजीर आजम है। पहला वजीर आजम जो है वो सरदार जनरल दाऊद था। यहां पे आप देख रहे हैं कि किस किस्म का रजीम चल रहा है, शहबाज शरीफ की हैसियत क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो जनरल आसिम मुनीर अभी जो है ना तहरीरी तौर पे जो है ना उनको ये रिकॉर्ड हासिल नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे वजीर आजम कौन है, यहाँ पे सदर कौन है, यहाँ पे वजीर खजाना कौन है, वजीर दाखिला कौन है, ये आप सारा जानते हैं। तो ये दूसरे वजीर आजम है। वो वजीर आजम भी था, वजीर दिफा भी और आर्मी चीफ भी। डॉट कनेक्टिंग कर लें, वजीर आजम भी था, वजीर दिफा भी था और जो है ना आर्मी चीफ भी था। उसने वजीर आजम का हल्फ उठाते ही अपने भाई सरदार मोहम्मद अजीम को अफगानिस्तान का वजीर खारजा बना दिया। देख लें मोहसिन नकवी, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क के इख्तियारात अपने कब्जे में ले लिए। वो सोवियत यूनियन का फिक्री हलीफ था। चुनाचे उसने रूस के कहने पर पाकिस्तान में पश्तूनिस्तान की तहरीक शुरू कर दी, बल्कि करा दी। जाहिर शाह सरदार दाऊद के अजाइम और ताले आजमा फितरत को पहचान गया। चुनाचे उसने 3 मार्च 1963 को उससे इस्तीफा ले लिया अपनी बहनोई से, जिसके बाद सरदार दाऊद ने शाह के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। शाह को इतला मिली तो उसने 1 अक्टूबर 1964 को अफगानिस्तान का आइन बदल दिया, जिसकी रूह से अब अफगानिस्तान के शाही खानदान का कोई रुकन सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता था। अब वो भी शाही खानदान का रुकन था। शाह ने सरदार दाऊद का रास्ता रोकने का बंदोबस्त तो कर दिया, लेकिन वो ये भूल गया
दुनिया का मजबूत से मजबूत तरीन आइन भी जर्नैलों का रास्ता नहीं रोक सकता। हमसे ज्यादा किसको पता है इस बात का? 73 का आइन नहीं रोकता। चुनाचे 17 जुलाई 1973 को जाहिर शाह इलाज के सिलसिले में इटली गया और पीछे से सरदार दाऊद ने जाहिर शाह का तख्ता उलट दिया और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। उसने 1964 का आइन मनसूख कर दिया, अफगानिस्तान को जमहूरिया अफगानिस्तान का नाम दिया और बैक वक्त अफगानिस्तान का सदर, वजीर आजम और सेंट्रल कमेटी के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। देख लें जनरल आसिम मुनीर। उसने 28 जुलाई को पार्लियामेंट भी तोड़ दी और वो मुल्क का मुतलकुल अनान हुक्मरान बन गया। ये कौन सी पार्लियामेंट है? जब मर्दी तरमीम करवा लें, 26वीं, 27वीं, 28वीं, मर्द को खुसरा, खुसरे को औरत, औरत को हिजड़ा, जो साबित करना है 1 मिनट लगता है जी। वो एक रोशन ख्याल और एतदाल पसंद शख्स था। उसने इक्तदार संभालते ही मुल्क में पर्दे और दाढ़ी पर पाबंदी लगा दी। उसने जनाना कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में सिगरेट लाजमी करार दे दी, मस्जिदों पर ताले लगवा दिए और मुल्क के 8 बड़े शहरों में शराब खाने और डिस्को क्लब बनवाए। सरदार दाऊद के दौर में काबुल दुनिया भर के सियाहों के लिए इयाशी का अड्डा बन गया। उस दौर में यूरोप काबुल से शुरू होता था। यूरोप में जो कुछ हो रहा था, लेकिन यूरोप काबुल से शुरू होता था। काबुल के बाद तेहरान इयाशी का दूसरा अड्डा था, इस्तांबुल तीसरा और उसके बाद पूरा मशरकी यूरोप इनका पहले नंबर था। काबुल, तेहरान और इस्तांबुल। मशरकी यूरोप इयाशों पर खुल जाता था। सरदार दाऊद ने पूरे मुल्क में सैकड़ों की तादाद में कैद खाने भी बना रखे थे। खुफिया इदारों के एहलकार उसके मुखालफिन को दिन दहाड़े उठा ले जाते थे, देख लें, और उसके बाद किसी को उनका नाम और पता तक मालूम नहीं होता था। वो किधर गए, वो साद रिजवी और अंस रिजवी? कोई अता पता, कोई उनकी पार्टी, कोई नारे। सरदार दाऊद के जमाने में 30,000 के करीब लोग मिसिंग पीपल कहलाए। 30,000 मिसिंग। बलूचिस्तान में पूछ लें, केपीके में पूछ लें, अब तो पंजाब में भी पूछ लें। और उन लोगों के लवाकिन को बाद उनकी कब्रों तक का निशान न मिला। जनवरी 1974 को उसके खिलाफ एक छोटी सी बगावत हुई, लेकिन उसने तमाम बागियों के सर कलम करवा दिए। एक तरफ उसके मजालिम जारी थे और दूसरी तरफ वो आलमी मीडिया को एक जमहूरियत पसंद और रोशन ख्याल लीडर का चेहरा पेश कर रहा था। अभी क्या हो रहा है? सफारतकारी या सफारत ख्वारी, हमारी मर्जी से हाँ ना से फैसले हो रहे हैं। वो जो तमाशा लगा रहा उसका क्या बना? उसने रूस के साथ साथ मगरिब के साथ भी तल्लुकात उस्तवार किए। 27 फरवरी 1977 को उसने मुल्क को नया आइन दिया। मुल्क में सदारती तर्ज हुकूमत और यक जमाती निजाम कायम कर दिया। मुल्क का सदर होगा और एक जमात होगी। अभी आप देखेंगे बहुत जल्द आप पाकिस्तान में देखेंगे। और ये वो वक्त था जब उसका एतमाद आसमान को छूने लगा। इनका भी छू रहा है कि माय डैड जो है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप, वो डैडी हैं और डैडी सब कुछ संभाल लेंगे। उसने मार्च 1977 को नई काबीना बनाई और इस काबीना के सारे ओहदे अपने खानदान और दोस्तों में तकसीम कर दिए। अभी आईपीपी जो बताया है कि किसके हैं, सारे ओहदे तकसीम कर दिए। उस वक्त तक मुल्क में उसके खिलाफ लावा पक चुका था। चुनाचे मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें, खल्क और परचम पार्टी, उसकी मुखालिफ हो गई। मुल्क में हंगामे, सियासी कत्लो गारत गरी और मुजाहरे शुरू हो गए। फिर यही होता है, वो जालिम इंसान था, लिहाजा उसने अपनी आदत के मुताबिक मुखालफीन को कत्ल कराना शुरू कर दिया। मुरीद के डी चौक,
उसने 17 अप्रैल 1978 को अपने सबसे बड़े मुखालिफ कम्युनिस्ट लीडर मीर अकबर खान को कत्ल करा दिया। इमरान खान जेल, बीमारी, आंख, और ये वो कत्ल था जिसने सरदार दाऊद खान के खिलाफ नफरत को एक नुक्ते पर जमा कर दिया। और मीर अकबर के कत्ल के महज 10 दिन बाद 27 अप्रैल को सरदार दाऊद के खिलाफ फौजी बगावत हुई और फौज ने उसे, उसके भाइयों, बीवियों, बेटियों, पोतों और पोतियों को गोली से उड़ा दिया। उस बगावत में उस समेत उसके खानदान के 30 अफराद मारे गए। दाऊद की लाश को जीप के साथ बांधा गया और काबुल शहर में घसीटा गया। पूरे काबुल शहर में दाऊद की लाश जिस जगह से गुजरती थी, लोग उस पर थूकते थे और उसे ठुड्डे मारते थे। शाम को जब लाश का सफर मुकम्मल हुआ तो उसे जनाजे, गुस्ल और कफन के बगैर खानदान की दूसरी लाशों के साथ इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया। यूं सरदार मोहम्मद दाऊद खान की लाश 30 बरस तक एक गुमनाम कब्र में पड़ी रही। लेकिन फिर 26 जून 2008 को खुदाई के दौरान काबुल शहर में 2 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई। दोनों कब्रों में 16-16 लाशें थीं। इन लाशों में से एक लाश के पांव पर मगरमच्छ की खाल का जूता था। जो ही जूते पर पड़ी खाक झाड़ी गई, उसकी पॉलिश चमकने लगी और यूं इस जूते ने ये राज फाश कर दिया और सरदार दाऊद की लाश सामने आ गई। मैंने ये खबर पढ़ी तो मैंने कानों को हाथ लगाया और अल्लाह ताला के हुजूर तौबा की। आप लोग भी कर लें अगर सुन रहे हैं तो। अल्लाह ताला का निजाम भी कैसा अजीब है। वो जब किसी जालिम से नफरत करता है तो उसकी कब्र की भी बख्शिश नहीं होती, कब्र की भी बख्शिश नहीं होती। और जालिम के मरने के 30 वर्ष बाद उसकी सजा खत्म नहीं होती, 30 वर्ष बाद भी। बेशक जालिम पूरे मुल्क को अपने सामने सरनगू होने पर मजबूर कर सकते हैं। आजकल किया हुआ है, पूरा मुल्क सरनगू है, किसी में चू करने की जरूरत नहीं है। कोई करके देखे, पीटीआई करके देखे, कितने वोट लिए खंबों ने और असेंबलियों में पहुंच गए, वजीर बन गए, प्रोटोकॉल मिल गया। लेकिन ये लोग वक्त को शिकस्त नहीं दे सकते। सिंपल सी बात है। अयूब खान, याया खान, अयूब खान ने आखिरी दिनों में रिक्वेस्ट की थी कि जो बकिए दिन है तो मैं यहीं गुजारूंगा। याया खान ने कहा कोई मसले नहीं है। जब याया खान ने सारा कुछ संभाल लिया ना तो उसी शाम 3 जर्नल पहुंच गए कि चलें जी आपको अपने गांव छोड़ आए। एक दिन भी नहीं बर्दाश्त किया। उसके बाद जिया साहब आपने देखा, भावलपुर, बस्ती लाल कमाल, उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ जब फौत हुए तो उनके पास सिर्फ उनका कुत्ता था और कोई नहीं था, कोई बीवी या कोई बच्चे, कोई भी नहीं था जी। बेशक जालिम पूरे मुल्क को अपने सामने सरनगू होने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ये लोग वक्त को शिकस्त नहीं दे सकते, ये अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। सबसे बड़ी बात यह है, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। और जब अल्लाह किसी से नफरत करता है, वो जूतों को उसकी लाश का हवाला और जूतों को उसकी कब्र का कतबा बना देता है। पॉइंट ये है, कब्र का कतबा क्या बने? जूते। जूते देकर पहचाना गया कि ये सरदार दाऊद है, ये जनरल दाऊद है। वो उसे मरने के बाद भी मरने नहीं देता।
जालिमों को मरने के बाद भी नहीं मरने देता। यानी आपका क्या ख्याल है कि फिरौन मर गया है या काहिरा के म्यूजियम में पड़ा है? आपका क्या ख्याल है, नमरूद मर गया है? नहीं। आपका क्या ख्याल है, यजीद मर गया है? मुहर्रम करीब है, आप देख लेंगे कि यजीद नहीं मरा। नहीं मरने देता वो फिर नहीं मरने देता। यानी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिन 4 जर्नैलों ने मार्शल लॉ लगाया, उनको खुद फौज ओन करती है, खुद। कभी मेरे किसी मोजिज व्यूअर ने डीजी आईएसपीआर के मुंह से सुना हो, किसी भी डीजी आईएसपीआर के मुंह से अयूब खान का नाम, जिया का नाम, याह्या का नाम, मुशर्रफ का नाम नहीं लेते? क्योंकि वो गद्दार थे। गद्दार इस सेंस में कि आइन में लिखा हुआ है कि जो आइन को सबताज करेगा वो गद्दार है। जो आइन तोड़ेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा, उसकी सजा मौत है। कभी हवाला नहीं देंगे, कभी। और अभी जो कुछ आपके सामने हो रहा है वो आप देख रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट खबर ले लें, वो खबर ये है कि अहमद खान न्यादी, अब इस नौजवान को आपने बहुत देखा जब इमरान खान बाहर थे। ये इमरान खान की सिक्योरिटी भी करते। मैं पर्सनली अहमद खान न्यादी को जानता हूं, इमरान खान के रिश्तेदार भी हैं, इतने करीबी रिश्तेदार नहीं है लेकिन रिश्तेदार हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो टांग से लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे अपने तौर पे। उन्होंने लीडरों को कहा कि जब इनको कहते हैं तो ये कहते हैं कि गर्मी है, ये कहते हैं कि अभी बहुत सर्दी है, ये कहते हैं कि अभी रोजे हैं, ये कहते हैं कि अभी ईद है, बाद में करेंगे। यानी उन्होंने लीडरशिप को भी तनकीद का निशाना बनाया। अब वो कहते हैं, उन्होंने मई की डेट भी दे दी है, मेरा ख्याल है 8 या 9 मई है, कि वो टांग से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे और वो पहुंचेंगे पेशावर, पेशावर से वो पहुंचेंगे स्वाबी, और स्वाबी की जगह पे वो रास्ता बंद करेंगे। अब अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए तो अहमद खान न्यादी की इस मुहिम को काफी पजीराई मिल रही है और काफी लोग इसकी हमायत कर रहे हैं कि ये इलाज है और कोई इलाज नहीं। क़यादत ने चुप रहकर देख लिया, क़यादत ने मुख्तलिफ लॉलीपॉप लेकर देख लिए। अब मसलन आप कल देखें ना, कल इमरान खान की बहनों को हस्बे मामूल जो है वो इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। अब वहां पे पोजीशन ये है, कल की बात कर रहा हूं, कि इमरान खान की 3 बहनें मौजूद है, उनके साथ कोई दर्जन 2 दर्जन आम लोग जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो मौजूद हैं। किसी पीटीआई के लीडर को शर्म और हया नहीं आई कि वो जाकर जो है वो इजहार यकजहती कर ले, वहां पे जाकर 1 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए जो है वो बैठ जाए। कोई नहीं था। लिहाजा अहमद खान न्यादी ने, अच्छा अब रजीम क्या कर रही है? ये रजीम पहले तो ये 2 महीने या 1 महीना सफारत खारी में, सफारतकारी नहीं, सफारत खारी में मसरूफ थे, आनिया जानिया। पता नहीं पाकिस्तानियों को कितना खर्चा कर डाला इन्होंने, गुलाब जामुनों पे और दौरों पे और फूलों पे कितना खर्चा कर डाला, वो तो अलग बात है। लेकिन मुल्क में थोड़ा बहुत सुकून था, किस लिहाज से कि ये लानती उधर लगे हुए थे। अब उधर से फारिग हो गए, अमेरिका ने फारिग कर दिया, ईरान ने फारिग कर दिया। अब फिर कल इन्होंने वारदात डाली, वो जो दलेर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आइन पे चलने वाले, उनको इन्होंने फारिग कर दिया। बाबर सत्तार साहब पहुंच गए पेशावर हाई कोर्ट, पेशावर से कहा जा रहा है कि उनको भेजा जाएगा बनू मोहसिन अख्तर क्यानी। अगर आपने एक जज देख रहे हैं ना, जज कि जज किसे कहते हैं, तो आप मोहसिन अख्तर क्यानी को देखें। मैंने देखा है कि उनका कंडक्ट क्या होता है और वो कितना पोलाइटली डील करते हैं अपने साइलिन को, कितना पोलाइटली। पिछले दिनों मैंने आपको एक किस्सा जो है ना वो सुनाया था कि उनकी अदालत में केस आता है कि जी तलाक चाहिए, तो वजह उन्होंने पूछी
तो वो खावंद कहता है जी कि मेरी बीवी कहती है अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कराओ, तो जज साहब कहते हैं कि तो कराओ ना, मेरी प्रॉपर्टी मेरी बीवी के नाम है, कराओ। ये कौन सी तलाक की वजह है? 3-4 बच्चे भी थे, वो भी अदालत में मौजूद थे। और मोहसिन अख्तर कियानी क्या कह रहे हैं पता है? मोहसिन अख्तर कियानी कह रहे हैं कि शादीशुदा जो लोग हैं उनके सबसे बड़े दुश्मन वकील हैं और दूसरे नंबर पे जज हैं। ये मोहसिन अख्तर कियानी कह रहे हैं। और उन्होंने अदालत के बाहर मियां बीवी का राजीनामा करा दिया। कितना सवाब का काम है, सुलह करा दी, बच्चे भी हवाले, खुश, बच्चे मां बाप को मिलकर खुश कि कराओ ना प्रॉपर्टी बीवी के नाम, क्यों नहीं कराते? वो पूरे जो है ना, वो जो रिपोर्टर्स थे उनकी आंखों में आंसू थे जब मोहसिन अख्तर कियानी ने सुलह कराई। जज जिसे कहते हैं, उनको भेज दिया गया लाहौर। लाहौर से आगे कहा जा रहा है भावलपुर। वो खातून सुमन रिफत इम्तियाज सिंध, और सिंध से कहा जा रहा है उनको पता नहीं टंडो बागों के किधर भेजा जाएगा। इन जजों ने खत लिखा था, हमारे कमरों में कैमरे लगे हुए हैं, हमारे खानदान वालों पे तशद्दुद हुआ है, हमें फोन आते हैं। फिर चूंकि उधर से फारिग हो गया, सफारत ख्वारी से उसको फखरुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। इधर इजाज चौधरी, महमूद रशीद, इनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी, फिर अपनी पे आ गए। फिर इमरान खान को आधी रात को पिम्स ले गए, पत्नी क्या किया इमरान के साथ, फिर अपनी पे आ गए। ये दुनिया में सफारत खारी कर रहे थे, सफारत खारी। अखे हमारी हाँ ना पे फैसले हो रहे। तुम लोग जानते कौन है टट्टुओं को? उसको तो नाम भी नहीं आते। यानी एक अमरीकी साहब भी कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके नाम नहीं आते, इसलिए वो माय फेवरेट फील्ड मार्शल और माय फेवरेट पीएम कहते, नाम उसको नहीं आते। बहरहाल अब ये उधर से फारिग हो गए हैं, अब देखते हैं कि किस किस की बारी आती है और किस किस को ये तुनते हैं, क्योंकि उधर से फारिग काम तो है नहीं। बॉर्डर्स, जब वो जो 3 ड्रोन हमले हो गए, फिर मासूम बच्चों की शहादतों की खबर आ रही है, उधर तो काम ही नहीं है ना। काम तो इस्लामाबाद में, पिंडी में है, बस उधर के उधर जो होता है जाने या अली। अल्लाह पाक आपको सारियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।